एजाज साहब, सूरत हाल कितनी कॉम्प्लेक्स होता आप देख रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब कोई मॉरल ग्राउंड, कोई एथिक्स, मॉरल वैल्यूज रह गई हैं बाकी, या फिर जहां चाहा जैसे चाहा और कब्जा कर लिया और उसके लिए ग्राउंड भी तैयार कर ली? व्हाट डू यू थिंक? जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसियां जो हैं वो पूरी दुनिया को बहुत बड़े खतरे से दो चार कर रही हैं, क्योंकि ये जो अंदाज है कि दुनिया के किसी कानून को नहीं मानना, तो आज अगर अमेरिका ताकत में है और वो नहीं मानता और वो मनमानी कर रहा है, तो कल को फिर जो दूसरी ताकतें दूसरे खितों में भी यही काम करेंगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आप दुनिया को एक बहुत ही बड़े भयानक मोड़ पर लेकर आ रहे हैं। इस वजह से ग्रीनलैंड जो है, अगर उस पर वो कोई कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बार फिर जो है दुनिया को उस मोड़ पे ले आएंगे। देखिए, यूरोपियंस अभी तो कुछ नहीं कह रहे और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको टाल सके, लेकिन नेटो, जिस तरह डेनिश प्राइम मिनिस्टर कहती है, नेटो तो टूट जाएगी। तो अमेरिका के सदर जो हैं वो एक्सपेंशनिस्ट प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल में वो उससे ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे अमेरिका के अंदर। लेकिन जो दुनिया का निज़ाम अगर गरम बरम हो गया, और अब तो ये आलम है कि उनका जो अपने जो असल ताकत का मंबा था यूएस डॉलर, वो अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी इन किस्म की पॉलिसियों की वजह से चीन, रूस और बहुत सारे ममालिक ये सोच रहे हैं कि क्या फिर हम क्यों यूएस डॉलर में ही सारी तजारत करें, क्यों रिजर्व करेंसीज यूएस डॉलर में रखें। तो ये पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल वक्त है। देखें, अभी जो हमने देखा है, यूरोप ने अपनी फ़ौजें भेजी हैं मुख्तलिफ ममालिक ने, लेकिन वो बहुत मुख्तसर तादाद है, सेरेमोनियल है। किसी ने 50 भेजे हैं, किसी ने 25 फ़ौजी भेजे हैं। और ये जो सेरेमोनियली उन्होंने अपनी फ़ौज भेजी है, क्या ये यूएस को रोक सकेगा? नहीं रोक सकती जी, उस तरह नहीं रोक सकती। मेरे ख्याल में अमेरिका की कोशिश जो है वो ये होगी कि पार्टली कोर्सिव काम किया जाए और पार्टली नेगोशिएट किया जाए। वो एक ऑटोनमस टेरिटरी है डेनमार्क की, तो मेरे ख्याल में उनको वो कुछ लालच भी दे रहे हैं, वो पैसों का भी लालच दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपकी खुशहाली के लिए काम करेंगे। 50-60 हज़ार तो सारे लोग हैं, लेकिन बात यूरोप के लिए असूल की है कि अगर वो आज ग्रीनलैंड को जाने देते हैं इस तरीके से, तो कल को उनको कोई और ख्याल भी आएगा। खुसूसन कनाडा को ज्यादा फिक्र होगी, क्योंकि कनाडा को तो वो पहले ही कह चुके हैं कि ये मेरी 51st स्टेट होगी। इसलिए ये मेरा ख्याल में एक बड़ा इत्तेहाद सा बनेगा कनाडा का और यूरोप का अमेरिका के खिलाफ। और ये मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने मुल्क के लिए मुश्किल डाल दी। अच्छा, यूजुअली तो फिर नेटो का आर्टिकल 5 है ना, जो इन्वोक कर सकता है कोई भी मुल्क। अगर किसी एक नेटो मुल्क पर हमला हो और वो आर्टिकल 5 इन्वोक करता है, अगर डेनमार्क आर्टिकल 5 इन्वोक करता है, तो लोग कह रहे हैं यूके उसको वीटो करेगा या यूएस नेटो से निकल जाएगा। आपको क्या लगता है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मेरा तो यही ख्याल है कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि उस मामले को उस नहज पे ना पहुंचे कि ये नेटो का ही टूटना हो जाए, क्योंकि अभी भी उनको नेटो से बड़े फवायद हैं। आफ्टर ऑल नेटो में जितने ममालिक हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप 2% से 5% ले जाएं जीएनपी का। वो सारा असला उन्होंने कहाँ से खरीदना है? अमेरिका से ही खरीदना है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो नेटो के तोड़ने की हद तक करेंगे। वो सिर्फ लॉबी करेंगे यूरोप के दूसरे ममालिक के साथ, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि डेनमार्क को समझाएं। तो यूरोप के अंदर वो डिवाइड करने की कोशिश करेंगे मामले को, और ये हो सकता है कि वो इसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि मुकाबला करना तो यूरोपियंस के लिए मुश्किल है, कर नहीं सकते। लेकिन ये भी याद रखिए कि इस किस्म की मिस कैलकुलेशन कई बार बहुत बड़ी जंग का बायस भी बन जाती हैं। जो दोनों पिछली जो जंगें हुई थी वो छोटी छोटी मिस कैलकुलेशन से हुई थी। तो ये बहुत खतरनाक जो खेल खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ग्रीनलैंड में। आपको लगता है कि जो किसी स्टेज पर यूरोप का झुकाव रूस की तरफ और चीन की तरफ जा सकता है, और वो कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस रशिया और चाइना के साथ बनाए अमेरिका की बजाय, या अभी आपको यूरोप जो है वो अमेरिका से दूर जाता नजर नहीं आ रहा? नहीं, दूर तो हो रहा है, लेकिन क्या वो चीन के नजदीक हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि यूरोप को इस वक्त बहुत ही मुश्किल पोजीशन में है। एक तरफ ये है कि वहाँ पे एक इमिग्रेंट्स का यलगार हुई है उनके यहाँ, और जिसके लिए अंदर ही अंदर आपको पता है बड़ी रेडिकल किस्म की भी
फ्रांस में भी वो जो क्या मरीन ला पेन थी, और नेदरलैंड में गेert विल्डर्स थे, जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी। तो एक तो अंदरूनी तौर पर भी उनको मसाइल का सामना है। दूसरा, इनका ट्रांस अटलांटिक अलायंस के ऊपर ही तो सारा का सारा अमन जो है उस पर कायम था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीन की तरफ इनका ये जरूर झुकाव होगा ताकि पत्ते खेले। लेकिन आपको पता है कि रेशियल स्टॉक दोनों का, अमेरिका और यूरोप का, एक है। मैं नहीं समझता कि वो अलायंस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो रूस और चीन के तरफ अलायंस की शक्ल में जाएंगे। नहीं, अभी वो बैलेंसिंग एक्ट है, और उनकी कोशिश ये है, यूरोपियंस की और ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को गुजार लें, ताकि ये उसके जो 2-3 साल है ये कड़े हैं, ये गुजर जाएं तो पुराने, क्योंकि अमेरिका की रविश नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, यूरोप उसका एक बहुत बड़ा फरीक है? किसी न किसी स्टेज पे ये जो रूस यूक्रेन लड़ाई पर रशिया और यूरोप की कोई सेटलमेंट भी हो सकती है जो कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दे, या आपको रशिया और यूरोप की सेटलमेंट ऑन यूक्रेन नज़र नहीं आती? नहीं सर, हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की बहुत बड़ी मदद शामिल थी उस वक्त। उसके हटने के बाद यूरोपियंस तो अब इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो यूक्रेन के अंदर जंग को जारी रख सके। और साथ ही वैसे भी यूक्रेन के अंदर इतनी अब तबाही आ चुकी है, 1/3 हिस्सा जो है उस पर रशिया ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। यूरोपी अपने जो ट्रुप्स तो देने को तैयार नहीं है, तो कौन लड़ेगा फिर वहाँ पे जाके। इस वजह से मुझे तो लगता है कि ये कोई ना कोई सेटलमेंट करेंगे। अब रशिया की ख्वाहिश और कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यूक्रेन का ले लूँ ताकि ये मेरे लिए कोई ख़तरे का बायस न बने। लेकिन यूरोप के पास अब कोई चॉइस नहीं रहेगी इस वाइज के कि कोई सेटलमेंट उनकी यूक्रेन के ऊपर हो जाए। आपको लगता है कि किसी स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप, पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले सकता है जो अमेरिका के लिए ख़तरा हो, या आपके नज़दीक यूरोप के पास कोई ऐसा वाइल्ड कार्ड नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप पे वो खेल सकें? नहीं, अभी नहीं है उनके पास, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो इक़्तिसाद थी वो जुड़ी हुई थी अमेरिका के साथ। वो एकदम से कोई भी बड़ा कदम नहीं ले सकते हैं। अलबत्ता उनकी भी ख्वाहिश होगी कि चीन अगर अमेरिका के साथ मुठभेड़ हो जाए कहीं और ये दोनों एक दूसरे को कमज़ोर कर दें, तो यूरोप जो है उनमें से इंटैक्ट होकर बाहर निकल आए। यूरोप, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के साथ कोई बहुत बड़ा चैलेंज अभी पेश करेगा उसमें। और जो यूके और यूएस का अलायंस है, क्योंकि यूके कई दफ़ा यूरोप से अलग भी चलता है, आपको पता है उसने ख़ुद को यूरोपियन यूनियन से, ब्रेग्जिट से अलहदा भी किया, और वो यूएस के साथ अपना एक गैर मामूली इत्तेहाद रखते हैं यूरोप के मुकाबले में। आपको यूके यूरोप के साथ जाता नज़र आएगा या यूएस के साथ जाता नज़र आएगा? मुझे तो यूएस की बजाय यूरोप के साथ जाता नजर आएगा। वैसे यूरोप की अब अपनी कुव्वत इतनी कम हो गई है, वो कागजों पर ही है क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका वीटो है। लेकिन अदरवाइज तो यूरोप जो यूके है वो खुद बड़ी मुश्किलात का शिकार है मुल्क है। अब उसकी वो ताकत नहीं रही। और ये भी याद रखिए कि यूके को भी उन्होंने काफ़ी, अमेरिका ने यानी एक किस्म का क्या कहना चाहिए, सबड्यू सा किया है। तो वो भी कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं है इस बात से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो, उन्होंने पहले ये गलती कर ली, ब्रेक्जिट वाली गलती जिसका अब सबको अंदाज़ा हो रहा है। वो इस मामले में, ग्रीनलैंड के मामले में कम से कम वो यूरोप के साथ खड़े होंगे। और शायद कोई अगर रोशमा कराना हो, यानी अमेरिका का अड्डा तो मौजूद ही है वहाँ पे, अगर उनको ज़्यादा पावर्स दे दी जाए, ज़्यादा उनको प्लेसमेंट ज़्यादा दे दी जाए, सॉवरेनिटी उसकी जो है वो डेनमार्क के पास ही रहे, तो यूके उसमें कोई किरदार अदा कर सकता है।